जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत, एनर्जी क्या होती है? आप सोचेंगे एटॉमिक पावर या हाइड्रोजन बम का पावर या कुछ और। लेकिन दुनिया में सबसे अधिक एनर्जी और ताकत गुरु का आशीर्वाद होता है। जी हां, बौद्ध धर्म कहता है कि गुरु कभी मरता नहीं, जो लामा के रूप में हमेशा कहीं ना कहीं जन्म लेता है। इसलिए उनके गुरु उम्र में छोटे होकर भी ऊर्जा में सबसे महान होते हैं। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में भगवान के भी गुरु हुए हैं, यानी जो भगवान धरती पर अवतार लेते हैं उनको भी गुरु की शक्ति जरूरी होती है। और ईसाई धर्म में गुरु को ईश्वर का रूप दिया गया है। वे ईसा मसीह को गुरु ही पुकारते थे और अभी भी बहुत से लोग गुरु ही कहते हैं। कमोबेश यही सभी धर्मों में, चाहे जैन धर्म हो, सिख धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म, सब में किसी न किसी का जुड़ाव गुरु के रूप में है। और दुनिया में सबसे बड़ा दान हमेशा शिक्षा का दान कहा गया है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन एक चीज उन्होंने दान की, शिक्षा। जी हां, मिशनरी ने यहां शिक्षा के मंदिर खोले और शिक्षित किया। हर जगह पर जहां भी हम जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, अपने पंथ से संबंधित शिक्षा को ग्रहण करने के लिए गुरु की व्यवस्था हर जगह पर है। ऐसे में गुरु की ताकत क्या होती है, उसका आधार क्या है, और आज इस बात को कहने की क्यों जरूरत है? क्योंकि एक बहुत बड़े मकसद को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उस मकसद को अब तक गुरुओं के दम पर ही हासिल किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान के पहले कोचिंग हब को सफल करने और उसकी असफलता के कारणों का और उसके जन्म के कारण। कई लोग मेरे बारे में जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते। वो देखते हैं कि ये तो साधारण सा व्यक्ति है, इसका क्या अनुभव होगा, इसके अंदर क्या देशभक्ति होगी, कहीं ये पैसे के लिए तो गलत काम नहीं कर रहा। तो आज ये कहना जरूरी है। वो दिन मैं आज भी याद करता हूं जब आईएचएम करने के बाद राजपूताना शेल्टन में मैं नौकरी कर रहा। शुरू से ये कोशिश रही कि कुछ अच्छा काम करें, देश के लिए काम करें, कुछ ऐसा काम करके जाएं कि नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। उस दिन 3 बजे मैं अंदर घुस रहा था। साउथ इंडियन किचन में मैं काम करता था और उस जगह पर काम करते हुए मैंने अपने आप को ये देखा कि हम 5 स्टार होटल में जाकर अंदर गुलाम की जीवन को जीने लग जाते हैं। वहां जो भी आता है, जो भी ग्राहक आता है, वहां एक शब्द पहली क्लास में, फर्स्ट ईयर में पहला लेसन जो पढ़ाया जाता है वो है गेस्ट इज ऑलवेज राइट। अगर कोई ग्राहक आया, उसने गलती की है या नहीं की है, लेकिन वो हमेशा सही है। अगर उसने ये कहा कि यू आर ए डोंकी, हमें ऐसा ही कहना पड़ेगा। तो उस घुटन भरे जीवन को मैं जी रहा था। 3 वर्ष हो गए थे। अचानक कोई घटना आई, मैंने उस जीवन को छोड़ा और उसको छोड़कर गुरु की शरण में गया और एक गुरु के साथ 3 साल संन्यास रहा। घर छोड़कर भाग गया। घर वालों ने ढूंढा, ढूंढ कर मुझे बुलाया, कहा कि आपके माता पिता को मिलना है। आप सोचिए, केरल मेरा घर और मैं गुरु के साथ यहाँ झालावाड़ में वहां भ्रमण कर रहा हूँ, गांवों में घूम रहा हूँ, जंगलों में घूम रहे हैं, पैदल ही चला करते थे। आजकल के जो गुरु देखते हैं वैसा कोई नहीं था। बिल्कुल शुद्ध सन्यास जीवन, यानी किसी खोटे से बंधे हुए नहीं, किसी आश्रम से बंधे हुए नहीं, किसी मठ से बंधे हुए नहीं, किसी बैंक अकाउंट से बंधे हुए नहीं। ऐसे गुरु के साथ 3 वर्ष रहे। अब जब जाने की बारी आई तो गुरु से कहा कि घर वालों ने पुकारा है, मैं चाहता हूं कि पिताजी से अंतिम दर्शन करके वापस लौट आऊं। तो गुरु जी ने भी कहा कि सन्यास जीवन तो तब ही पूरा होगा जब आप अपने माता पिता से भिक्षा लेकर आए। आश्चर्य की बात सुनिए, गुरु का आशीर्वाद कहां से शुरू हुआ? राजस्थान के हड़ौती प्रदेश के काली सिंध के एक छोर पर खड़े होकर
उस गुरु ने 20 रुपए दिए और कहा घर जाओ। एटमोस्फियर, वातावरण ऐसा था कि मैं यह सोच ही नहीं पाया कि 20 रुपए में तो मैं वापस किसी आसपास के शहर में भी नहीं पहुंच पाऊं। उस काली सिंध को पार किया, दूसरे पार आए तो एक गांव था। उस गांव में मेरा सहपाठी रहा करता था किशन लाल। चूंकि घर से गायब था, घर वालों ने सब जगह ढूंढा, मिला नहीं तो सभी साथियों को उन्होंने ढूंढा। वो भी मुझे कई बार कई जगह पर तलाश चुका था, निराश था। उस गांव का नाम सुनते ही मेरे को ध्यान आया कि सहपाठी मेरा यही है। मैंने पूछा, भाई वो कहाँ है बालकृष्ण नागर? तो उन्होंने कहा कि वो यही है गांव में। मैं उसके घर गया, बात हुई और मैंने उसको कहा कि यार मेरे को गांव जाना है, केरल जाना है, पैसा नहीं है। तो उसने एक शर्त रखी, क्योंकि उसकी अफीम की खेती थी। यार केरल में अफीम बहुत बिकती है और मेरी अफीम की खेती है, तो बची हुई अफीम को अगर कोई खरीदने वाला वहां मिल जाए तो हम अच्छा पैसा कमा। मैं भी लालच में आया, धीरे धीरे गुरु से दूर हो रहा था और संसार से जुड़ता जा रहा था। उसने उस समय पैसे दिए और जो सन्यास का चोगा था उसे उतार कर एक नया कपड़ा पहनाया और उसे पहनकर मैं उस पैसे से केरल पहुंचा। वहां मेरी शादी हुई। सन्यास जीवन 3 वर्ष का समाप्त हो चुका था। होटल लाइन वापस ज्वाइन करने का प्लान था ही नहीं। एक बहुत बड़ी जद्दोजहद इसके बीच में हुई। मैंने शादी भी इसलिए की थी कि सोचा था कि वापस भाग जाऊंगा, क्योंकि वहां जाते ही पहरा शुरू हो गया रिश्तेदारों का। भाग नहीं पाया तो मुझे मजबूरन शादी करनी पड़ी, और ये सोचते हुए कि शादी से जो पैसा मिलेगा, जो दहेज का पैसा मिलेगा, उसको लेकर मैं भाग जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत बड़ा एक माया जाल फैला। और मैं जब राजस्थान आया तो मेरी बीवी साथ थी और सबसे पहले मैं पहुंचा मदन दिलावर जी के पास, क्योंकि उनसे मेरे अच्छे संबंध थे। अरडाना हमारा गांव था, वे चरडाना के थे, तो बचपन से ही जानते थे। तो मैंने उनसे कहा, मैं राधा सिस्टर का लड़का हूं और ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा, हाँ यार, तेरे को तो बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे, मेरे पास भी आए थे, अब क्या करेगा? मैंने कहा, साहब नौकरी करनी है। कि क्या करनी है? मैं पत्रकारिता करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे गोपाल शर्मा जी के महानगर भेजा, वो फोन किया, जो गोपाल शर्मा आज सिविल लाइन के विधायक है। मेरी पहली पत्रकारिता की कलम महानगर से मैंने पकड़ी। चूंकि महानगर जयपुर से बहुत दूर था, उन दिनों में मालवीय नगर में ऑफिस था, तो मैंने वो छोड़कर फिर शहर के अंदर नौकरी करना शुरू किया। पत्रिका, सुदर्शन न्यूज चैनल, A to Z जो आसाराम जी का था, सी न्यूज, जिनवाणी, कई चैनलों में काम करते हुए, कई अखबारों में काम करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़। सोचिए 20 रुपए गुरु जी के, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं उस 20 रुपए से गांधी टीवी लेकर आया और गांधी टीवी के एवज में, गांधी टीवी के साथ में, इस शहर के, जयपुर के सबसे महान दानदाता हमारे फाइनेंसर बने, हमारे पार्टनर बने जय सिंह सेठिया, जिन्होंने कभी किसी दान के कार्यक्रम में स्वयं उपस्थिति नहीं, कभी किसी दान को करते वक्त वो स्वयं उपस्थित नहीं रहे। उनकी पट्टिकाएं जरूर उनके समर्थकों ने, हम जैसे सेवकों ने लगा रखी है, लेकिन कभी उन्होंने अपना नाम नहीं चाहा। उनके साथ काम करने का अनुभव मिला। क्राइसिस आया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्रा में गिरावट आई और उस दौरान जो मंदी का दौर था, बहुत सारे चैनल बर्बाद हो गए, हम भी बर्बादी के कगार। उस समय सुदर्शन न्यूज चैनल, सी न्यूज, जिनवाणी, मैजिक टीवी, गांधी टीवी, इस प्रकार से करीब 5 चैनल एट ए टाइम में सड़क पर आए। तब कांग्रेस को ज्वाइन करने का मौका मिला, कांग्रेस से जुड़े और काम करते रहे। पत्रकारिता के रूप में कोचिंगों में जो समस्याएं आती थी उससे जुड़े रहे। लाल कोठी से जब शिफ्ट हो रहे थे तो उस दर्द को भी सहन किया। देखा कई कोचिंग संचालक बर्बाद हो गए। देखा कि वो शिक्षक जो अपनी शिक्षा के दम पर ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को शहरी क्षेत्र के बच्चों के बराबर लाता है, उस शिक्षक की परेशानी को देखा। आप सोचिए, अगर कोचिंग संस्थान नहीं हो तो गांव में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं गरीब,
वो अमीर बच्चों के बराबर कैसे कंपीट हो? उन्हें ज्ञान ही नहीं है। अरे ज्ञान तो छोड़ो, 12वीं के बाद क्या करना है इस तक की दिशा उनके पास नहीं होती, क्योंकि उनके माता पिता तो किसान, अनपढ़ है। अब तो फिर भी पढ़े लिखे किसान होने लग गए। और स्वजनित रोजगार, कोचिंग जगत ऐसा रोजगार जिस पर पीछे किसी सरकारी मदद की दूर दूर तक कोई गुंजाइश दिखती ही नहीं, क्योंकि कोचिंग को और ट्यूशन को हमेशा सरकारें और सरकार में जो घोटाला करने वाले नेता है ना, वो इस शिक्षा व्यवसाय को हमेशा शोषण का व्यवसाय मानती रही, छात्रों को लूटने का व्यवसाय कहती रही। ये मन में था। उसी दौरान गोपालपुरा से शिफ्टिंग की बारी, सोचा यार कुछ अच्छा करना चाहिए। कांग्रेस में था, पत्रकारिता का अनुभव था। मैं गया और सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई मिशन कोचिंग संचालक, महान जो कोचिंग जगत के अच्छे संचालक माने जाते हैं, अच्छे शिक्षक माने जाते हैं, कुंवर कनक सिंह। वे सामने बैठे थे और मेरी परीक्षा ले रहे थे। कह रहे थे कि कुंवर कनक सिंह तो यहां है नहीं, आप कल आना। दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, लगातार जाता रहा। मेरी परीक्षा ली गई। उसके बाद उन्होंने मुझसे मुलाकात की। आश्चर्यचकित हुआ कि वही व्यक्ति जो कुछ दिन पहले मेरे सामने बैठे थे, मेरे से मेरे बारे में जानकारी ले रहे थे, वही व्यक्ति सामने कुंवर कनक सिंह बनकर बैठे हैं। वहां से आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैं अभिज्ञान के संदीप सर के पास पहुंचा, उनका आशीर्वाद मिला। उसके बाद अधिगम पहुंचा, उसके बाद परिष्कार पहुंचा, वहां राघव सर से आशीर्वाद लिया। सबसे आशीर्वाद लेते हुए आगे ये कारवां बढ़ता रहा, एक संगठन बना और सरकार के सामने जोरदार तरीके से प्लान के साथ ये बात रखी कि आपने टोंक फाटक से, लालकोटी से हमें दौड़ाया, हमें भगाया, और अब आप गोपालपुरा से भी हमें भगा रहे हो, फिर हम कहीं और जाएंगे, वहां से भी आप हमें भगाएंगे। एक पूरा प्लान बना। उस प्लान में पूरा प्लान बनाकर सरकार के सामने रखा गया। और प्लान बनाने से पहले हमने अलग अलग जगह पर, मैं विशेष रूप से निट जी के उस समय के संचालक डॉक्टर पंकज सिंह, जो निम्स में है, निम्स के डॉक्टर हैं, निम्स के डायरेक्टर हैं, उनका नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने पूरा सहयोग किया और वहां हमने प्रेजेंटेशन भी दिया। उसी प्रेजेंटेशन के आधार पर कोचिंग हब आया, सारी वही फैसिलिटी। लेकिन जैसे ही कोचिंग हब आया तो एक कश्मकश, एक डर का माहौल हो गया, क्योंकि होना था, स्वाभाविक था, क्योंकि बहुत से ऐसे कोचिंग संचालक जो लालकोटी में बहुत अच्छा चल रहे थे, वे गोपालपुरा में शिफ्ट होने के बाद बर्बाद हो चुके थे। और बहुत से ऐसे कोचिंग संचालक जो लालकोठी में बर्बाद थे, वे गोपालपुरा में आकर आबाद हो चुके। तो ये डर का माहौल रहा। और इस बीच उन कोचिंग संचालकों का भी प्रभाव सामने आ गया जो एन कैन प्रकारेण इस पूरे जो संगठन पर हावी होना चाहते थे और अपने कुछ स्वार्थ, सबके स्वार्थ होते हैं, मैं भी इंसान हूं, कभी कभी मैं भी स्वार्थी हो जाता हूं। स्वार्थ के चलते कोचिंग हब को समाप्त करना चाहते थे। हम कोचिंग हब में रेट कम करवाने की बात लगातार कर रहे थे। सभी कोचिंग संचालकों को पता है कि जब हमारी मीटिंग हुई महासंघ की, तो सारे कोचिंग संचालक वहां थे। तब ये बात उस समय के कमिश्नर ने कहा था कि जब रेटें तय की जाएंगी तब आपको बुलाया जाएगा, आपसे पूछकर तय की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही कोचिंग महासंघ को छोटा संगठन बताया गया और व्यक्तिगत रूप से मुझे भी चोर उचक्का झूठा बताया गया, मुझे हटाया गया और कोचिंग हब में सस्ते दर पर आने की बात कहीं नजर ही नहीं आई। कोई बता दे कि कब हमें कोचिंग हब के रेट के लिए हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने बुलाया, हाउसिंग बोर्ड के सरकार या सरकार ने हमें बुलाया और हमसे बात, तो रेट तो हमसे पूछ के तय हुई नहीं। हमारे साथ धोखा हुआ। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन इस बीच पूरे संगठन में उन लोगों का दबदबा आ गया जिनके खुद के भवन चलते थे, जिनके खुद के निजी हित कोचिंगों के
गोपालपुरा में रुकने से होते थे। उनके साथ सभी लोग लग गए क्योंकि अच्छा खासा काम चल रहा था, तो वो क्यों शिफ्ट। वह मामला वहीं खत्म हो गया और बहुत बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ। दिल में एक कसक थी कि यार देश के लिए हम काम करते हैं। और ये जो कोचिंग हब आया था वो भी तो गुरुओं के आशीर्वाद से ही आया था। मेरी तो कोई ताकत आज भी नहीं, और न कल थी, न शायद कल होगी। मैं ऐसे ही कॉमन मैन के रूप में ही चलता रहूंगा। हाँ, आप गुरुओं का आशीर्वाद अगर रहा, सहयोग अगर रहा, तो कोचिंग हब को में हम लोग सब सस्ते और किराए पर और लीज पर लाकर एक इतिहास रच कर जाएंगे। विकसित भारत की जब बात करते हैं, उस समय मैं कांग्रेस में था, तो विकसित भारत मेरे लिए सभी दिशा में काम करने का, जहां भी हमें लगे कि यहां अव्यवस्थित है वहां व्यवस्थित करने का एक कार्य। चूंकि सन्यासी तो मैं बन नहीं सका, लेकिन देश के लिए काम करते हुए मैं अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर के अनुसार चलने वाला कुछ नसीब समझता हूं। वरना इतने सारे गुरुओं का आशीर्वाद इस बेवकूफ जैसा एक छोटे से इंसान को कैसे है। हमने काम किया, आप लोगों का आशीर्वाद बिना चाहे भी हमारे ऊपर फल। कुछ लोगों से बिल्कुल अच्छे शिष्य बनकर और कुछ लोगों से एकलव्य बनकर उस गुरु की आशीर्वाद को हमने हमारे अंदर उतारा, और उस दम पर हम आगे बढ़ते रहे और देखा कि राजस्थान में घुमंतू जातियों के बीच में बहुत बड़ी दिक्कत है। 52 जातियां हैं। वो जातियां आज भी घुमंतु है। उनमें लोहार जाति है, रेबारी हैं, बावरिया हैं, सांसी हैं, मोगिया हैं, कंजर है, 52 जाति। इनको ग्रामीण परिवेश में कहीं कोई जमीन देता ही नहीं। इनका वोट जरूर लिया जा रहा है। इनको जो बसाया गया है वो गोचरे की जो जमीन पर है, चरागाह की जमीन। उस अभियान को आगे बढ़ाया, क्योंकि कोचिंगों से तो दूर कर दिया गया था साजिशों के तहत। बड़े दुखी मन से मैं दूर हुआ। चलो कोई बात नहीं, यहां तक ही हमारा सफर था। और हमने काम करना शुरू किया घुमंतू जातियों में काम करते करते बड़ा अभियान। 3 दूत बनकर आए आरएसएस के 3 लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3, और उन्होंने कहा कि आपका जो ध्येय है, आपका जो उद्देश्य है, उसे हम पूरा कर सकते हैं, आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। क्योंकि वो चुनाव का माहौल था, हमने शर्त रखी और उस समय के तत्कालीन प्रभारी अरुण सिंह जी से, कार्यालय प्रभारी ओमकार लखावत जी से बात हुई, और राष्ट्रीय स्तर के एक ऐसे नेता से बात हुई जो प्रधानमंत्री के कोर टीम के सदस्य। घंटों चर्चा हुई सेवा सदन में, आश्वस्त हुए, और पहली मांग हमने रखी पेपर लीक पर शिकंजा कसने के लिए कानून लाने, और उसे प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया चुनाव के 1 महीने बाद। और पेपर लीक वाले मामले में क्या हुआ आप लोग देखते। कई लोग इस मामले में मेरे कट्टर दुश्मन, हो सकता है मुझे जान से भी मार, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि जब घर छोड़कर सन्यासी बनने चला गया था और वापस मुझे अगर कोई शक्ति लेकर आई है तो किसी मकसद से लेकर, और उस मकसद को कामयाब करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, गुरुओं के सामर्थ्य से काम कर रहे हैं। आज वापस कोचिंगों पर एक कहर सा बरप रहा है पूरे हिंदुस्तान। क्या हम ऐसे ही भागते रहेंगे? आज तो यह हालत हो गई कि पूरे देश में किसी भी कोने में कोई भी घटना अप्रिय घट जाए तो हर जगह पर आग लगनी है। पहले तो जयपुर ही लगती थी, अब ऐसा नहीं है। अब पूरे देश में कहीं पर भी कोई भी छोटी सी घटना किसी भी जगह पर किसी भी कोचिंग में घट जाए तो पूरे देश के कोचिंग संचालकों को खदेड़ना शुरू कर देते हैं सरकार और प्रशासन। ऐसे में कोचिंग हब का हमारे लिए रियायती दर पर आना, कोचिंग हब के आसपास के 1-2 किलोमीटर को कोचिंग के एटमॉस्फेयर में डेवलप होना बहुत जरूरी है, ताकि हम स्थायी रूप से बने रहें, हम उजड़े नहीं, हमें दौड़ दौड़ कर बार बार खदेड़ कर इधर उधर नहीं फेंका जाए।
और देश को जब हम विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं तो व्यवस्थित भारत ही तो विकसित भारत बनेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री के सामने, माननीय गृह मंत्री के सामने और मुख्यमंत्री के सामने हमने ये बात पहुंचाई है कि कच्ची बस्ती मुक्त भारत बनाइए और हर बड़े शहर में कोचिंग हब बनाइए। ये स्वजनित रोजगार है। जयपुर में लगभग 70,000 लोग इस कोचिंग में नौकरी पा रहे हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो पोस्टर चिपकाने वाले लोग हों, विज्ञापन करने वाले लोग हों, चाहे वो ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग, बहुत से लोग, ड्राइवर, 70,000 लोग, टिफिन सेंटर चलाने वाले लोग, लाइब्रेरी चलाने वाले लोग, पोस्टल चलाने वाले लोग और इनमें काम करने वाले तमाम लोग आज बेरोजगारी के आलम में अपने दम पर स्वजनित रोजगार का ये सबसे बड़ा सेक्टर है। यहीं से उभरे हैं ना बायजूस भी, यहीं से आकाश एलन बन रहे हैं, बड़े मल्टी बिलियनियर यहां से निकलेंगे। और यही नहीं, बायजूस अगर केरल से निकलकर पूरे विश्व में 18 देशों में शिक्षा का अलग जगा सकते हैं तो जयपुर से भी कोई निकल सकता है, पटना से भी कोई निकल सकता है, दिल्ली से भी कोई निकल सकता है, उत्तर प्रदेश से भी कोई निकल सकता है, गुजरात से भी कोई निकल सकता है, बिहार से भी कोई निकल सकता है, एमपी से भी कोई निकल सकता है। हिंदुस्तान के कोने कोने से शिक्षा का ज्ञान, शिक्षा को फैलाने वाले लोग निकले। और यही तो पहले होता था। संन्यास आश्रम क्या है? बाल प्रस्थाश्रम में बचपन, ब्रह्मचर्य आश्रम में जवानी और गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ जीवन और सारे अनुभवों को लेकर पूरी दुनिया में ज्ञान फैलाने के लिए वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। मेरे पिताजी सन्यासी हैं और आपके पिताजी भी सन्यासी है। वो युग सोचिए आप हिंदुस्तान का, उसी के दम पर तो हम विश्व गुरु थे। ये एक कष्ट जरूर हो सकता है, आशीर्वाद आप गुरुओं का फलेगा और मुझे कोई परिणाम की चिंता नहीं कि भाई मुझे कुछ मिलेगा, मैं बड़ा नेता बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी के सपने का भारत बना रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। जो गलत है उसे गलत साबित करेंगे और जो अच्छा है उसे स्थापित करेंगे। नहीं कर पाए तो स्थापित करते हुए इस दुनिया से गुजरेंगे। याद रखना, आप और हम इस देश को क्या देकर जाएंगे वही आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। और आप और हम आज ऐसे समय में कदम रख रहे हैं जब हिंदुस्तान को कोचिंग हब के रूप में एक अलग व्यवस्था दे रहे हैं। आप और हम मिलकर इस काम को सफल करेंगे। आप और हम मिलकर अपना नाम हमेशा के लिए अमर करें। आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि इस जगत को, इस कोचिंग हब को व्यवस्थित करने में, इस देश को व्यवस्थित करने में कुछ लोगों ने काम किया। अगर गलत कहा है तो क्षमा करना, अगर अच्छा कहा है तो इस वीडियो को कम से कम हर कोचिंग संचालक के पास तक पहुंचा देना, हर छात्र तक पहुंचा देना। क्योंकि कोचिंग हब में जो वेट कम करने की जो लड़ाई है वो अंततोगत्वा उन कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अभी जो वर्तमान में जयपुर के अंतरराष्ट्रीय कोचिंग हब की कीमत है उस अनुसार तो वर्तमान में जो फीस ली जा रही है उससे 10 गुना फीस लेने के बावजूद हम वहां सफल नहीं हो पाए। बहुत सा अन्याय वहां हमारे साथ हुआ है। जो एरिया हमें दिया जा रहा है उसके अलावा जो कॉमन एरिया है, कॉमन फैसिलिटी, उसके भी हमसे रियायती दर के नाम से जो पैसा वसूला जा रहा है वो रियायती दर तो है, वो तो पूरा का पूरा बिजनेस किया जा रहा है, हमें निचोड़ा जा रहा है। अंदर जो पिलर खड़ा है वो उसने जो जगह घेर ली है वो पैसा भी हमसे वसूला जा रहा है। वहां शिक्षकों के लिए, संचालकों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए अगर जो घर से टिफिन लेकर आते हैं खाने की व्यवस्था नहीं। और भी बहुत तमाम समस्याएं हैं, उन पर हम संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने कोचिंग हब में रेटें कम करने के संकेत दे दिए हैं, किराए से लीज पर देने के संकेत भी दे दिए। आप और हम मिलकर लड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कोचिंग हब लेकर आए हैं। एक और बात है,
अनुप्रति कोचिंग योजना भी हम लेकर आए, उसको भी बड़ा बनाएंगे। उसमें उससे भी 10 गुना अधिक बच्चे आए, आने की संभावना है, रास्ता है, हमने देखा है। एक बार और आप आशीर्वाद दीजिएगा। अनुप्रति योजना भी आपके आशीर्वाद के दम पर ही आया था, और उसको बड़ा करके 10 गुना छात्रों को हम जयपुर लाने की व्यवस्था करेंगे। वो भी आशीर्वाद आपका रहेगा। और कोचिंग हब को हर जगह जहां भी जरूरत है कोचिंग संचालकों के लिए, चाहे वो सीकर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे कोटा हो, चाहे उदयपुर हो, जहां भी जरूरत है वहां सस्ते दर पर, ताकि कोचिंग संचालकों को दिक्कत ना हो, लाने की योजना पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार से वार्ता चल रही है, और आज लगातार छठा दिन, आज भी एक समय का भोजन में खा रहा हूं, क्योंकि आमरण अनशन की तैयारी कर। बढ़िया है ना, इससे अच्छा मौका क्या आएगा शिक्षा के लिए, शिक्षकों के लिए, कोचिंग हब के लिए अपनी जान चली जाए। सीमा पर भी तो लोग शहीद हो रहे हैं, अंदर भी तो हमें काम करना जरूरी। आप और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। गलती हुई हो तो क्षमा करना, और इस मुहिम में अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं साधारण सा व्यक्ति हूं, तन मन धन से सहयोग करना, इस मुहिम को जयपुर से लेकर पूरे हिंदुस्तान में लेकर जाना। दिल्ली की सरकार इंतजार कर रही है, वहां पर भी इस कोचिंग हब को लेकर जाना है। जयपुर का झंडा जयपुर से निकलकर पूरे विश्व में जाएगा। आप गुरुओं को, आप कोचिंग संचालकों को पहुंचाना है। आपकी मदद के बिना ये नहीं पहुंच सकता। अगर मैं कहीं गलत करता हूं तो सुधारने का मौका देना, टोकना कि गलत चल रहे हैं। कोचिंगों के हित के लिए ही चलेंगे। पुराने समय में क्या गलतियां हुई है, किन कोचिंग संचालकों के कारण हुई है या मेरे कारण हुई है, उसको आप क्षमा करना, और हम और आप मिलकर आगे बढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, इस हिंदुस्तान में मारीच की जैसे शिक्षक हुए, यहां उतना तो आपको देना ही नहीं पड़ रहा है, सिर्फ अपना आशीर्वाद देना पड़ रहा है, सिर्फ अपना समर्थन देना पड़ रहा है, सिर्फ अपना मार्गदर्शन देना पड़ रहा है। आप और हम मिलकर इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना पाएंगे। यह आशीर्वाद वहां तक लेकर जाएगा, और हम विश्व गुरु बनेंगे। वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मैं हमेशा मनन करता हूं, पत्रकार हूं, रहा हूं, तो मैं उसी हिसाब से कैलकुलेशन करता हूं। आज हिंदुस्तान के अलावा हर देश चल रहा है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यूरोपीय कंट्री हो, अरब कंट्रीज हो। हर देश कहीं ना कहीं किसी न किसी गुट के चुंगल में आकर चल रहा है, युद्ध में चल रहा है, समाप्त हो रहा है। और नास्र दमश्क ने कहा था तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा, और तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश अपने कटे हुए बाजुओं को जोड़ेगा और सिर जोड़कर दुनिया की तरफ देखेगा। तृतीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व उस देश का होगा। आज बांग्लादेश समाप्त हो रहा है, पाकिस्तान नाम मात्र का। आज अमेरिका का हाथ उठ जाए, चीन का हाथ उठ जाए, खत्म है। और चीन और रशिया और अमेरिका कभी भी युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे सकते, अप्रत्यक्ष युद्ध तो चल ही रहा है। ये सब समाप्त होने वाले हैं, हिंदुस्तान खड़ा होने वाला है। आप और हम इस खड़े होते हिंदुस्तान में अपनी सहभागिता कहाँ है उसे निभाते चलें। गलती हुई हो तो पुनः क्षमा मांगता हूं। सभी गुरुओं को नमन, सभी कोचिंग संचालकों को नमन, सभी बेरोजगार साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।